नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण नरेंद्र मोदी द्वारा हरदोई में किया गया, जिससे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सीधे जुड़ गए। एक्सप्रेसवे पर टोल दरें अभी आधिकारिक नहीं है, लेकिन अनुमान के अनुसार मेरठ से प्रयागराज तक कार का टोल करीब 1515 और बस ट्रक का 2405 हो सकता है। पहले चरण 130 किलोमीटर मेरठ बदायूं में कार के लिए 435 रुपए और बस ट्रक के लिए 1375 अनुमानित है। कुल 12 टोल प्लाजा और आधुनिक MLFF तकनीक लागू होगी और ये प्रोजेक्ट औद्योगिक कॉरिडोर के जरिए रोजगार बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने परिषदीय स्कूलों के शिक्षा मित्रों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। अप्रैल 2026 से लागू इस बढ़ोतरी के लिए 230 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है, जो PFMS के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। हालांकि ये लाभ केवल उन्हीं शिक्षा मित्रों को मिलेगा जिन्हें 2025 से 2026 में समग्र शिक्षा के तहत अनुमान मिला था। अधिकारियों को समय पर भुगतान और हर माह खर्च का विवरण अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत दाखिलों में लापरवाही पर सख्ती दिखाते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार ने 36 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है। जिलाधिकारी ने निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें स्कूलों से देरी और अनियमितताओं पर जवाब मांगा गया है। चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर मान्यता रद्द तक की कार्रवाई हो सकती है। राजधानी में RTE के तहत करीब 15,000 सीटें हैं, जिनमें लगभग 12,000 दाखिले हो चुके हैं, जबकि कई स्कूलों की उदासीनता से बाकी सीटों पर प्रवेश अटका हुआ है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया, जिसमें 73,078 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र में ये तकनीक लागू हो चुकी है। बूंद बूंद सिंचाई से उत्पादन में करीब 25% वृद्धि और पानी व उर्वरकों में 50% तक बचत हो रही है। इससे कम बारिश और क्षारीय जमीन में भी खेती संभव हुई है। साथ ही एथेनॉल प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश में भी बड़ा इजाफा हुआ है। 2017 के 42 करोड़ लीटर से बढ़कर अब उत्पादन 137 करोड़ लीटर तक पहुँच गया है, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती 2026 को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस वर्ष करीब 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी। ये कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से उठाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में बढ़ती जरूरतों को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां की जाएंगी। सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर जोर दे रही है। इस घोषणा से प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों में उत्साह है और जल्द ही विस्तृत अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। बहराइच में प्रदर्शन के दौरान हादसे में घायल भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल का हाल जानने अखिलेश यादव लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। 25 अप्रैल को पुतला दहन के दौरान आग की लपटों में झुलसने से उनके चेहरे और बाल प्रभावित हुए थे। बेहतर इलाज के लिए उन्हें लखनऊ रेफर किया गया था। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि समाज में सौहार्द बना रहना चाहिए और राजनीति से ऊपर मानवीय संबंध अहम है। उन्होंने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी। अखिलेश यादव ने फतेहपुर और प्रतापगढ़ की घटनाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दलित बेटी के मामले में दोषियों को बचाया जा रहा है, क्योंकि वे मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं। सपा प्रमुख ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और पार्टी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। उन्होंने प्रशासनिक नियुक्तियों और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाए। साथ ही लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए लोगों से आगे आने की अपील की। ओम प्रकाश राजभर ने अकेले चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में रहकर ही आगे बढ़ेंगे। वाराणसी की रैली को उन्होंने सामाजिक समरसता और प्रधानमंत्री के विकास विजन को मजबूत करने का प्रयास बताया। हालांकि आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पर उनकी नजर बनी, जिसे लेकर उन्होंने संजय निषाद को बड़ा भाई बताते हुए फैसला आपसी सहमति से करने की बात कही। लगातार रैलियों और शक्ति प्रदर्शन को पूर्वांचल में बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने काशी दौरे के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 40 साल तक महिला आरक्षण को लटकाकर महिलाओं के साथ अन्याय किया। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का जिक्र करते हुए भरोसा दिलाया कि महिलाओं को उनका अधिकार जरूर मिलेगा। इस दौरान उन्होंने 6,350 करोड़ रुपए की 163 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया और काशी में आयोजित महिला सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं को संबोधित किया। राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों के कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबर से सियासी हलचल तेज हो गई है। इस पर SD हसन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे वफादारी के खिलाफ और वॉशिंग मशीन राजनीति बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता जांच एजेंसियों से बचने या दबाव में आकर पार्टी बदलते हैं।
इस घटनाक्रम ने दल बदल और राजनीतिक नैतिकता को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छेड़ दी है। 2019 में रायपुर में अजय पाल शर्मा की तैनाती के बाद राजनीतिक माहौल तेजी से बदल गया। उस दौरान आजम खान पर भूमाफिया घोषित करने से लेकर 80 से अधिक मुकदमों तक की कार्रवाई हुई, जिससे उनकी सियासी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। आरोपों में सरकारी जमीन पर कब्जा और धोखाधड़ी जैसे मामले शामिल थे। प्रशासनिक सख्ती के चलते कई नोटिस और बुलडोजर कार्रवाई भी हुई, जिसने रामपुर की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया और आजम खान के लंबे समय से चले आ रहे प्रभाव को बड़ा झटका दिया। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी पंचायत चुनाव में देरी के बीच क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखने की बात कही। पंचायती राज विभाग की कार्यशाला में प्रतिनिधियों ने भी कार्यकाल विस्तार और प्रशासन समिति गठन की मांग उठाई। मंत्री ने कहा कि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री करेंगे और हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार है। साथ ही योजनाओं की स्वीकृति सीमा बढ़ाने और प्रमुखों को अधिक अधिकार देने पर भी विचार चल रहा है। इस मुद्दे ने प्रदेश की पंचायत राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। बंगाल चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन और मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक मई के पहले सप्ताह में प्रदेश इकाई में नए चेहरों की घोषणा हो सकती है। पार्टी का लक्ष्य संगठन को मजबूत कर सत्ता विरोधी माहौल और विपक्ष के पीडीए समीकरण को चुनौती देना। वहीं नरेंद्र मोदी के लगातार यूपी दौरे को भी इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इंडिया सेंसस डिजिटल सेंसस इनिशिएटिव को इस बार पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित ढांचे में किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव डेटा स्टोरेज को लेकर है। गणनाकर्मी किसी व्यक्ति की जानकारी अपने मोबाइल में सेव नहीं करेंगे, बल्कि डेटा सीधे एनक्रिप्ट होकर सरकारी सर्वर पर जाएगा। इसमें साइबर चोरी, हैकिंग और निजी जानकारी के दुरुपयोग का खतरा कम होगा। प्रत्येक कर्मचारी रोज लगभग 20 परिवारों का सर्वे करेगा और पूरा काम मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। अधिकारी इसे देश की अब तक की सबसे सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत जनगणना प्रक्रिया बता रहे हैं। और 29 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम गर्म और अस्थिर रहने की संभावना है। मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद में दिन में तेज धूप के साथ तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कई इलाकों में लू जैसी स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 अप्रैल के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ जगहों पर बादल, तेज हवाएं और हल्की बारिश या आंधी भी देखने को मिल सकती है। रातें भी गर्म रहेंगी, जिससे लोगों को राहत कम मिलेगी। कुल मिलाकर दिन बेहद गर्म और मौसम में हल्का उतार चढ़ाव रहने का अनुमान है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।